डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और हम लोगों का ये चल रहा था भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860, जिसमें अभी तक 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये 8वां वीडियो क्लास होगा इसमें। और इसके पीछे वाले में हम लोग बात कर रहे थे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 पे, जो कि साधारण अपवाद से संबंधित है यानी जनरल एक्सेप्शन से, जिसमें सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक मेंशन किया गया है। तो अभी लास्ट 2 वीडियो क्लास में हमने धारा 76 से लेकर के और 95 तक ये कंप्लीट करा दिया है। ये इसका दूसरा पार्ट होगा आज के क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक। और ये सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक जो है ये आत्मरक्षा संबंधी कानून है यानी सेल्फ डिफेंस से संबंधित कानून है, जिसे कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब सेल्फ डिफेंस में किया गया कार्य। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और इससे जुड़े कुछ प्रमुख वाद देखेंगे। ये जो आपका 96 से लेकर 106 तक सेक्शन है, ये हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके सेक्शन 96 में कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया गया है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो दिया गया है वो 96 में दिया गया है। जबकि धारा 97 में कहा गया है कि जो सेल्फ डिफेंस का हमें अधिकार है वो 2 रेफरेंस में है, एक तो शरीर का और दूसरा प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का। तो सेक्शन 97 में मेंशन किया गया है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। जबकि धारा 98 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हमें आत्मरक्षा का अधिकार है जो पागल हो, जो नशे की हालत में हो या जो भ्रम की स्थिति में हो। तो ऐसा व्यक्ति जो मानसिक विकृत है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भ्रम में है या ऐसा व्यक्ति जो मतत्ता की स्थिति में है, इनके विरुद्ध भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। जबकि धारा 99 में मेंशन किया गया है कि लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, या लोक सेवक के निर्देश में कोई कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोक सेवक के कार्य की कुछ लिमिटेशन निर्धारित की गई हैं कि एक सीमा तक जो है लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, किंतु लोक सेवक का ऐसा कार्य जिससे मृत्यु की आशंका हो जाए या घोर उपहित होने की आशंका हो जाए, दैट कंडीशन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पुनः हो जाता है। जबकि अगला सेक्शन हमारा है सेक्शन 100, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धारा 100। यहाँ पे कहा गया है कि हमें अपनी शरीर या किसी अन्य की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस लिमिट तक है जहाँ पे हम किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो इसमें कुछ परिस्थितियाँ बताई गई हैं। लाइटली मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ऐसी परिस्थिति कि ऐसा हमला जिससे किसी की मृत्यु की आशंका हो, ऐसा हमला जिससे किसी को ग्रीवियस हर्ट या घोर उपहित की आशंका हो, या ऐसा हमला जो अपहरण या व्यपहरण के उद्देश्य से किया गया हो, बलात्कार करने की दृष्टि से हमला, या प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से किया गया हमला हो, या एसिड अटैक के संबंध में हमला हो। तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सेक्शन 100 में उस हद तक दिया गया है जहां पे वो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। अच्छा, इसका सेक्शन 101 क्या है? सेक्शन 101 ये कहता है कि सेक्शन 100 में जो परिस्थितियां मेंशन हैं, टोटल 7 कंडीशन है, अगर इनके अलावा कोई कंडीशन बनती है तो जो सेल्फ डिफेंस में हम प्रयोग करेंगे अधिकार का, तो उस लिमिट तक करेंगे कि जितनी इस हमले को टालने के लिए जितनी अपहानि आवश्यक होगी उतनी ही अपहानि करेंगे। जबकि सेक्शन 102 कहता है कि ये कब से शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि जब हमें ऐसा लगता है
कि हमें जो है चोट पहुंचाई जा सकती है, हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है। यानी जब हमें आशंका उत्पन्न होती है वहीं पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आशंका खत्म हो जाती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस है, ना कि प्रतिकार या बदला लेने के लिए नहीं होता है। अगला सेक्शन 103 है, जिसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस कंडीशन तक है जहां पे किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसमें भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे लूट के संबंध में है, या गृह अतिचार गृह भेदन के संबंध में है, या ऐसी रिष्टि जैसे आग द्वारा किसी तंबू को जिसमें व्यक्ति निवास करता है या संपत्ति है या जलयान, इनको नष्ट कर देना। तो इन संबंध में जो है 103 में उस हद तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जहां तक सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसी तरह से सेक्शन जो 104 है वो ये कहता है कि अगर ये सेक्शन 103 में जो परिस्थितियां हैं इससे कोई भिन्न परिस्थिति है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उतना ही प्रयोग करेंगे जितना किसी स्थिति को टालने के लिए आवश्यक हो। यानी अपहानि वहीं तक की जा सकती है जिससे सेल्फ डिफेंस किया जा सके। और धारा 105 कहती है कि कब तक ये बना रहेगा, यानी जब संपत्ति को खतरा हो तब से शुरू होकर, लेकिन जैसे ही संपत्ति को खतरा समाप्त हो जाता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। धारा 106 जो है इसका लास्ट सेक्शन है, जिसमें मेंशन किया गया है कि एक ऐसी स्थिति बनती है कि बिना निर्दोष को अपहानि किए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस उस हद तक कर सकता है जहां पे वो किसी निर्दोष को अपहानि कारित कर सकता है। इसको मैं आपको सेक्शन 106 को एक उदाहरण द्वारा बताता हूं कि एक व्यक्ति है ए, जिस पर भीड़ द्वारा ऐसा हमला किया जाता है कि ए को लगता है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वह सेल्फ डिफेंस में भीड़ पर गोली चलाता है, किंतु उसमें बच्चे और औरतें भी होती हैं, कुछ ऐसे निर्दोष व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ए द्वारा गोली चलाया गया और अपना सेल्फ डिफेंस करना न्यायपूर्ण था। यदि ऐसा वो नहीं करता तो उसकी भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती। तो ये सेक्शन 106 कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि निर्दोष को अपहानि किए बिना अपनी आत्मरक्षा नहीं की जा सकती है तो व्यक्ति उस हद तक अपने को सेल्फ डिफेंस कर सकता है जहां पे निर्दोष को अपहानि कारित हो सकती है। अच्छा, तो इस तरह से आपका 96 से 106 तक है, जिसको हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रमुख वादों के बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट आप नोट करिएगा और उसको पढ़िएगा, क्योंकि बिना नोट किए आप सुन करके मात्र कुछ नहीं कर सकते। जब आप नोट कर लेंगे और आपका नोट्स अच्छा सा तैयार हो जाएगा, उसके बाद कभी भी आप उसे पढ़ेंगे तो पहली चीज़ तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, एग्ज़ाम में जब आप 4 विकल्प देखेंगे तो सही विकल्प चुनने में आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि आपने अपने हाथों से नोट्स बनाया है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके देखते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट हमने आपके सामने नोट किया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में 96 से 106। तो एक पॉइंट ये देखिएगा, इसके बाद हम कुछ वादों पे बात करेंगे और फिर सेक्शन वाइज उनकी डेफिनेशन पे। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 में कुल 11 धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में उपबंध किया गया है। हो सकता है आपसे यही क्वेरी कर दी जाए कि इंडियन पिनल कोड 1860 में कहां से कहां तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में मेंशन किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में कुल 11 धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा संबंधी कानून के संबंध में उपबंध किया गया है, जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य यद्यपि अपराध की परिभाषा में आता है, जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य यद्यपि अपराध की परिभाषा में आता है, परंतु फिर भी चूंकि वह कार्य न्यायपूर्ण परिस्थितियों में किया गया है, अतः यह व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त करता है। जो वो व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में कार्य कर रहा है, हालांकि वो आपका जो है ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है, बट वो कंडीशन ऐसी परिस्थितियां थी जो इस अपराध को ही जस्टिफाई करती हैं और इस आधार पर व्यक्ति जो है आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यहाँ यह साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति पर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति पर होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां विद्यमान हो गई थी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आप विवश हो गए थे। क्यों? क्योंकि सीधा सा मतलब इसका है कि जो सेल्फ डिफेंस हमें दिया गया है वो अपने व अपनी संपत्ति पर आए गंभीर खतरे को टालने के लिए है, ना कि बदला लेने के लिए या प्रतिकार लेने के लिए नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि आपके घर से जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आप पैदल या साइकिल से या मोटरसाइकिल से अपने घर पहुँचते हैं और ये सुनसान रास्ता है। आप स्टेशन से निकलते हैं और आपको अपने व अपनी संपत्ति पर, अपने शरीर व संपत्ति पे ऐसा खतरा लगता है कि आपके साथ लूट हो सकती है, आपकी हत्या हो सकती है या अन्य बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो यहीं से आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है, तो आपको सेल्फ डिफेंस स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि आप बचते बचाते अपने घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर आने के बाद जो है क्या करते हैं कि अपने भाई को लेते हैं, अपने और दोस्तों को लेते हैं और असलहे निकालते हैं और उसके बाद पुनः लौटते हैं और उस व्यक्ति पर हमला करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। तो आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित जो प्रमुख वाद हैं, इसके साथ ही सेक्शन के साथ साथ भी वाद देखेंगे, लेकिन ये 5 से 6 मैं आपको शुरुआती में बता रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला वाद है जिसमें सेक्शन 103 के तहत बचाव नहीं मिला था। ये उड़ीसा हाई कोर्ट का मैटर है 1976 का। ईश्वर बेहेड़ा बनाम उड़ीसा राज्य, काफ़ी ये फेमस है, इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में आपको बता दिया है। सेक्शन 103 से संबंधित है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ईश्वर बेहेड़ा बनाम उड़ीसा राज्य, जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट 1976 का मैटर था। इसमें न्यायालय ने अवधारित किया था या निर्णित किया था कि जब कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा में दिए गए अधिकार की सीमा को पार कर जाता है तो उसका कार्य अपराध बन जाता है। यहाँ पे देखिए, जब कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा में दिए गए अधिकार की सीमा को पार कर जाता है तो उसका कार्य अपराध बन जाता है और उसके विरुद्ध यानी उसके कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आरंभ हो जाता है। तो इसमें सेक्शन 103 के तहत हाई कोर्ट द्वारा बचाव नहीं दिया गया था। ये मैटर एक था कि एक व्यक्ति जो है चोरी करने के उद्देश्य से एक घर में प्रवेश करता है। एक व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से एक घर में प्रवेश करता है और वह घर के सदस्यों द्वारा, घर के मालिक और उस अन्य सदस्यों द्वारा पकड़ लिया जाता है, चोरी करने में असफल रह जाता है। लेकिन यहाँ पे घर के ऑनर और सदस्यों द्वारा उस चोर को बेरहमी से लाठी और डंडों से गिराकर पीटना शुरू कर दिया जाता है। चोर को लगता है कि उसका जीवन संकट में है और उसे मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाती है। वह तुरंत अपनी जेब में रखा हुआ रिवॉल्वर निकालता है और घर के मालिक की हत्या कर देता है। यहाँ पे उसने कोई अपराध नहीं किया है, यानी वह हत्या के अपराध का दोषी नहीं है। इसका रीज़न क्या था कि जब चोर पकड़ लिया गया, जब वह चोरी के उद्देश्य से घुसा घर में, तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो गया और वह व्यक्ति चोरी के साथ साथ हत्या भी कर सकता था। लेकिन जब चोर पकड़ लिया गया तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया। अब इस स्थिति में जो घर के परिवार के सदस्यों द्वारा और ऑनर द्वारा कार्य किया गया वो आपराधिक कार्य था और इस कार्य के विरुद्ध उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो गया और उसके द्वारा गोली चलाने से जो हत्या हो गई, इसके लिए वो हत्या का दायी नहीं होगा। तो ये सेक्शन 103 का बचाव इसमें नहीं मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है। ईश्वर बेहेड़ा बनाम उड़ीसा राज्य, उड़ीसा हाई कोर्ट 1976, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैटर देखेंगे आप, तो ये वाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धनंजय बनाम स्टेट ऑफ यूपी। धनंजय बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमोदित किया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रमणकारी को उपलब्ध नहीं है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धनंजय बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमोदित किया था कि जो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है वो आक्रमणकारी को नहीं है, यानी जो पहला व्यक्ति हमला करता है उसके खिलाफ जो है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अच्छा, एसी गंगाधर बनाम कर्नाटक मामले में इस अवधारणा को पुनः स्वीकार कर लिया गया और चाको एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आक्रमणकारी जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। एक आप उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ए है जो बी पर हमला करता है। ये हमला इस दृष्टि से है कि उसकी मृत्यु हो सकती है या वो घोर उपाहित हो सकता है या उसका अपहरण, किसी दृष्टि से वो हमला उस पर करता है। लेकिन यहाँ पे बी उस पर भारी पड़ता है और हमले को असफल कर देता है और अब वो ए पे हमला कर देता है। यहाँ पे ए प्राइवेट प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता है क्योंकि ए यहाँ पे प्रथम आक्रमणकारी है। तो जो आक्रमणकारी है उसे सेल्फ डिफेंस नहीं है और ये सिद्ध किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा धनंजय बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में, जिसको पुनः एक्सेप्ट किया गया था एसी गंगाधर बनाम कर्नाटक मामले में। और तीसरा मैटर इसी से संबंधित था, चाको एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ केरल में कहा गया था कि आक्रमणकारी है वो सेल्फ डिफेंस की मांग नहीं कर सकता है। आइए नेक्स्ट वाद पर। नेक्स्ट वाद और आप देखेंगे दो। ये पहला है राजेश कुमार बनाम धर्मवीर। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था 1997 का, तो इसे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। राजेश कुमार बनाम धर्मवीर 1997 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा केवल विधि विरुद्ध आक्रमण को विफल करने हेतु किया जा सकता है। राजेश कुमार बनाम धर्मवीर 1997 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अवधारित किया, निर्णित किया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा केवल विधि विरुद्ध आक्रमण को विफल करने हेतु किया जा सकता है, ना कि प्रतिकार हेतु, यानी बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला मैटर है पेप्सू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1998 के मामले में। तो पेप्सू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1998 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि जो स्वयं आक्रमण करता है वह अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेप्सू बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो कि 1998 में सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो स्वयं आक्रमण करता है वह अपने विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का मांग नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक मैटर था जिसमें जो अपील करता था, अपीलकर्ता को राहत नहीं दी गई थी और इसमें था क्या कि जो अपीलांट था, अपीलकर्ता था, वह के जायसवाल नामक व्यक्ति के घर में रात्रि के समय प्रवेश करता है, बलपूर्वक प्रवेश करता है और हथियारों से लैस रहता है। तो के जायसवाल और उसके घर के सदस्यों को लगता है कि उनकी जीवन को या संकट है या उनकी मृत्यु हो सकती है इसके हमले से, या घोर उपाहित हो सकते हैं, या रेप की दृष्टि से उसने प्रवेश किया है या अपहरण की दृष्टि से प्रवेश किया है। तो यहाँ पे यदि के जायसवाल और उसके घर के सदस्यों द्वारा अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कुछ भी किया जाता है तो उसके विरुद्ध इस व्यक्ति को जो अपील करता था इसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने स्वतः आमंत्रित किया है और स्वतः आक्रमणकारी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया था जो स्वयं आक्रमण करता है वह अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। पेप्सू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1998। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट आप इसमें 2-3 वाद और देखेंगे। इसके बाद हम लोग इनके सेक्शन पे, धाराओं पे बात करेंगे, इनकी डेफिनीशन और डिटेल देखेंगे जो कि 96 से 106 तक चलेंगे। ये नेक्स्ट वाद था लक्ष्मण साहू बनाम उड़ीसा राज्य जो कि 1987 का सुप्रीम कोर्ट का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, निर्णित किया था कि आत्मरक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसे किसी आसन्न मतलब लगा हुआ या जुड़ा हुआ आसन्न खतरे से अपने आप को बचाने के लिए एकाएक तत्काल आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आत्मरक्षा का जो अधिकार है प्लान्ड नहीं होता है। यहाँ पे हम
कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं है, अचानक सडनली हमें आत्मरक्षा में हथियार उठाना या ऐसा ही बल प्रयोग करने का हो सकता है, विवश हो जाएं हम और उसकी आवश्यकता पड़ जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है जिसे किसी आशंय खतरे से अपने आप को बचाने के लिए एकाएक तत्काल आवश्यकता पड़ती है, और यह अधिकार आक्रमणकर्ता को प्राप्त नहीं है। इसी डिसीजन में कहा गया था, और इससे पहले भी कई डिसीजन थे जिनमें यह कहा गया था कि आक्रमणकर्ता को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अगला मैटर था, शार्ट में आप इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए ऐसे, और ये सब 96 से 106 तक जुड़े हुए हैं। ये विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1960 का मैटर था। इसमें धारा 100 के तहत जो है अभियुक्त को बचाव मिला था। अब धारा 100 क्या है कि शरीर की प्रतिरक्षा में उस हद तक जहाँ तक किसी की मृत्यु कारित की जा सके, और हमने आपको परिस्थितियाँ भी सारी बताई थी। ये मैटर जो है आपका यूपी का था, और इसमें जो है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश 1960 का मैटर था सुप्रीम कोर्ट पर। इसमें एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल जाता है, वहाँ पे उसका ससुर या और स्वयं पत्नी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं, और इस स्थिति में वह व्यक्ति बल प्रयोग करता है, ऐसा जतन, ऐसी युक्ति करता है कि वह पत्नी को जबरन वहाँ से उठा के ले जाना चाहता है। इस स्थिति में पत्नी का जो भाई होता है, यानी उसका शाला जो होता है, वह चाकू से अपने बहनोई के ऊपर हमला करता है, और बहनोई की तत्काल वहीं मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे उसके साले को सेक्शन 100 के तहत बचाव मिला था, क्योंकि सामने अपहरण जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई थी। अच्छा, एक मैटर था ये मुख्तियार सिंह बनाम स्टेट। इसमें मुख्तियार सिंह बनाम स्टेट में क्या था कि इसमें एक व्यक्ति का है और वो खा की तरफ पिस्तौल तानता है। एक व्यक्ति का है और वो खा की तरफ पिस्तौल तानता है। यहाँ पे खा क्या करता है, हाथ में फरसी होती है और उससे का पे हमला करता है। का के हाथ में चोट आती है और पिस्तौल नीचे गिर जाती है। इसके बाद खा फिर से का पे हमला करता है और का की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे उसे सेक्शन 100 के तहत बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि का यहाँ पे घायल हो गया था, उसका पिस्तौल गिर गया था और वो असहाय हो गया था। यहाँ पे सेक्शन 100 के तहत उसे बचाव नहीं मिला। उसने मात्र पिस्तौल तानी थी। इसमें सेल्फ डिफेंस उत्पन्न होता है, लेकिन एक चीज़ और ये भी कही गई है कि एक सीमा को पार करते हुए, एक हद को पार करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। एक मैटर और था, नारायण सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2008 का मैटर था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ये ना तो प्रतिशोध लेने का अधिकार है, ना तो ये आक्रमण करने की, ये मात्र प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी किसी भी प्रकार से जो है आप बदला लेने की भावना से या अन्य प्रकार से इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये गौरी शंकर बनाम शरण सुल्तान जो कि 1917 का मैटर था, इसमें भी यही चीज़ दोहराई गई थी कि एक सीमा तक, एक लिमिट तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये लोक सेवक के भी मामले में है, क्योंकि सेक्शन 99 के तहत लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि लोक सेवक का कार्य ऐसा हो जाए कि जिससे घोर उपहित या मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाए, तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। यानी एक सीमा से अगर आगे कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है तो उसका कार्य अपराध बन जाता है, और इस कार्य के विरुद्ध सामने वाले व्यक्ति को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाता है। तो ये मेन सेक्शन आपने देखे। अब हम 96 से जो है डेफिनेशन को लेके चलेंगे, और जो वाद हमें उचित लगेगा आपकी परीक्षा के अनुरूप उस पर डिस्कस करते रहेंगे। आइए अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट धारा 96 आप देखेंगे तो ये आईपीसी का सेक्शन 96 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, और इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। बस धारा 96 के अनुसार
कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। एक मामला देखिए, सिकंदर सिंह बनाम बिहार राज्य 2010 का मामला है। इसमें कहा गया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो अपराध को टालने की आवश्यकता का अनुभव करता है, किंतु जब खतरे की आशंका ना हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। क्योंकि कहीं से भी ना तो ये दंडात्मक है ना तो ये प्रतिशोधात्मक है, यानी दंड देने के अधिकार से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, बदला लेने की दृष्टि से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ये मात्र इसलिए है कि किसी अपराध को टाला जा सके और अपराध की आशंका खत्म, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो ये सेक्शन और वाद ध्यान रखिएगा। सिकंदर सिंह बनाम बिहार राज्य 2010 का मैटर था, में कहा गया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो अपराध को टालने की आवश्यकता का अनुभव करता है, लेकिन जैसे ही अपराध की आशंका खत्म हो जाती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है धारा 97, जिसमें कहा गया है कि शरीर व संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, शरीर अपनी या किसी अन्य, संपत्ति भी अपनी या किसी अन्य की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सेक्शन 97 में हर व्यक्ति को प्राप्त है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपबंध करती है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह दो बातें, पहला है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध न केवल अपने शरीर वरन किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा करे और उसे यह अधिकार है। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि मतलब अग्नि द्वारा हानि, रिष्टि अथवा आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध या इन अपराधों का प्रयत्न है, तो न केवल अपने बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करे। तो यहाँ पे सेक्शन 97 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह संपत्ति और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है, और ये अपनी ही नहीं वरन किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या शरीर हो सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भारतीय दंड संहिता की धारा 98, और धारा 98 में मेंशन किया गया है कि हमें उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जिनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। आपने अध्याय 4 के शुरुआत में देखा होगा कि उसमें कुछ सेक्शन आपको बताए गए कि विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, 0 से 7 साल तक के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, यदि अनैच्छिक मतता की स्थिति में कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा अपराध नहीं है। तो क्या इनके विरुद्ध सेल्फ डिफेंस का अधिकार है? तो सेक्शन 98 में कहा गया है निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी हमें सेल्फ डिफेंस का यानी आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। तो धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। तो यहाँ पे डिटेल देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य होता है, अतः उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति के विरुद्ध होता है, चाहे वह व्यक्ति विकृत चित्त हो, बालक हो, मतत्ता में हो या भ्रम में हो, जिसके कारण वह अपराध की प्रकृति और परिणाम को ना समझ पा रहा हो। तो सेक्शन 98 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 98 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जिनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका 99 है, जिसमें कहा गया है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? तो सीधा सा एक आंसर होगा कि लोक सेवक द्वारा या उसके निर्देश पर या उसके अनुसरण में किसी अन्य द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में लोक सेवक द्वारा यदि कहीं ऐसा लगता है कि वह घोर उपाहित या मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में
आपका भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आरंभ हो जाता है और आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वाद पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उससे पहले इसको देख लेते हैं। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे तुरंत आपका आंसर होगा लोक सेवक के विरुद्ध। ठीक है, तो धारा 97 के अंतर्गत दिया गया शरीर व संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विशुद्ध अधिकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 97 में आपको कह दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तो बात खत्म। इसके अपवाद हैं, और अगर इसके अपवाद के रूप में देखा जाए तो क्या है, धारा 99 है। तो यहाँ पे कहा गया है कि धारा 97 के अंतर्गत दिया गया शरीर व संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विशुद्ध अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वरन यह धारा 99 में अंतर्विष्ट निम्न निर्बंधनों यानी सीमाओं के अधीन है। कौन सी सीमाएं हैं? 1, 2, 3 पॉइंट में मैंने मेंशन किया है। पहला पॉइंट है ऐसे कार्य जो लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया जाता है जिससे मृत्यु या घोर उपहित की आशंका न हो के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यानी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा, अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन उसके कार्य से घोर उपहित या मृत्यु की आशंका ना हो तो ऐसे कार्य के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट है कार्य जो लोक सेवक के अनुसरण में, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि लोक सेवक के निर्देश पर या उसके अनुसरण में किया जा रहा हो तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट है किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित करने पर नहीं जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। यहाँ आक्रमणकर्ता को रोकना उद्देश्य है, ना कि उसे दंड देना। यानी इसका मतलब है कि लोक सेवक भी उस हद तक जो है बल प्रयोग कर सकता है जहाँ तक उसे अथराइज्ड किया गया और जहां तक आक्रमणकर्ता को रोकना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि एक हद से बाहर जाकर, एक लिमिट से बाहर जाकर वह बल का प्रयोग करता है। यदि वो ऐसा करता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके बल प्रयोग से उसकी मृत्यु हो सकती है या वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है तो उस व्यक्ति को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। आइए इसके कुछ वाद देखते हैं। ये धारा 99 से संबंधित 2 वाद आपके सामने लिखे हुए हैं और इनको जरूर ध्यान रखिएगा। दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। स्टेट ऑफ यूपी बनाम नियामक तथा कमर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, ये दोनों वादों में एक ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख दिया गया है। स्टेट ऑफ यूपी बनाम नियामक तथा कमर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि लोक सेवक के कृत्य द्वारा मृत्यु या घोर उपहित की आशंका उत्पन्न होती है तो किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमने आपको बताया धारा 97 जिसमें कहा गया कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अब इसका अपवाद कहाँ मिला आपको? 99 में। 99 में कहा गया कि लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि यदि लोक सेवक का कार्य जिसके द्वारा घोर उपहित या मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि यदि लोक सेवक के कृत्य द्वारा मृत्यु या घोर उपहित की आशंका उत्पन्न होती है तो किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें स्टेट ऑफ यूपी बनाम नियामक में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति की पुलिस अर्धरात्रि के समय अवैध गिरफ्तारी करती है। एक व्यक्ति की पुलिस रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय अवैध गिरफ्तारी करती है। उसकी अवैध गिरफ्तारी से उसे बचाने के लिए उसके परिवार के
पड़ोस के काफ़ी सदस्य पुलिस टीम के पीछे चल पड़ते हैं। अब यहाँ पे पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा उन लोगों पर फायरिंग की जाती है, उन लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं और प्रत्युत्तर में ये भीड़ भी जो कि उस व्यक्ति के पीछे चल रही थी, जिसको पुलिस गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाकर ले जा रही थी, इस भीड़ को ऐसा लगा कि पुलिस जो है हम लोगों को मार देना चाहती है। इस भीड़ ने प्रत्युत्तर में गोली चला दी और इस गोली चलाए जाने में एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इन्हें जो है सेल्फ डिफेंस दिया गया था, क्योंकि पुलिस टीम का जो कार्य था वो यहाँ पे अपनी लिमिट को क्रॉस करने का था। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख वाद था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1973 का सुप्रीम कोर्ट का मामला था। देवनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रश्न उठा था कि क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में उतने बल से अधिक बल का प्रयोग किया गया है जितना कि आवश्यक और न्यायानुमत था। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में उतने बल से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया जितना आवश्यक और जस्टिस था। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरे में पड़ा व्यक्ति कोई है तो वो अपनी प्रतिरक्षा किस साधन से करेगा और कितने बल का प्रयोग करेगा, इसको सोने की तरह से नहीं तौल सकते हैं। यानी यहाँ पे सोने की तौलने की तरह से इसे आकलित नहीं किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है, संकट उत्पन्न हो गया है, तो उसको ये नहीं कोई बता सकता है कि वो किस हथियार से अपनी सुरक्षा करे और कितनी तेज प्रहार करे। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको सोने की तरह से नहीं तौला जा सकता, यानी इसका कोई मानक नहीं हो सकता है। उसके सामने पड़ा हुआ, उसके अगल बगल में पड़ा हुआ या उसके साथ लगा हुआ कोई भी सामान जिसको वो हथियार बना सकता है और कितने भी बल से इसका प्रयोग कर सकता है। तो इस संबंध में न्यायालय ने यह अभिमत दिया था कि खतरे से आशंकित व्यक्ति किस साधन और कितने बल के प्रयोग से अपनी प्रतिरक्षा करेगा, ये सुवर्ण तौल के अनुरूप आकलित नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 99 आपने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये वाद दोनों लेकर के चलिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 100। आईपीसी की धारा 100 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस हद तक है निम्न परिस्थितियों में जहाँ तक वो किसी की मृत्यु कारित करके इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ये परिस्थितियाँ कौन सी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 100 धारा 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने का अधिकार, यानी सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया जा सकता है, लेकिन वो परिस्थितियां कौन सी हैं ये देखना इम्पोर्टेंट है। तो आईपीसी की धारा 100 के अंतर्गत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु निम्न परिस्थितियों में कारित की जा सकती है। ये टोटल 7 कंडीशन हैं जिनमें सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या की जा सकती है। पहला है ऐसा हमला जिससे मृत्यु की युक्त आशंका उत्पन्न हो गई हो। ऐसा हमला जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपने सेल्फ डिफेंस में वो उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। तो मृत्यु कारित होने की युक्त आशंका हो ऐसा हमला। दूसरा पॉइंट है घोर उपहित, यानी गंभीर रूप से घायल होने की आशंका हो ऐसा हमला। तीसरा पॉइंट है बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। चौथा है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। और पांचवा पॉइंट है व्यापहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। छठा पॉइंट है सदोष परिरोध के आशय से हमला, ऐसा सदोष परिरोध जिसमें वो किसी लोक सेवक की सहायता ना प्राप्त कर सके। और सातवां और लास्ट पॉइंट है तेजाब हमला यानी एसिड अटैक। तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस का उस हद तक अधिकार है जहां तक वो किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट धारा 101 और 102 दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन 101 में कहा गया है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक हो सकता है। यानी सेक्शन 100 में कहा गया है कि सेल्फ डिफेंस का शरीर के विरुद्ध यदि कोई अपराध होता है तो हमें उस हद तक सेल्फ डिफेंस का अधिकार है जहां तक हम किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। 7 परिस्थितियां टोटल बताई गई हैं। यदि उससे भिन्न अन्य कोई अपराध है
यदि उससे भिन्न कोई अन्य अपराध है तो वहाँ पे आप उस हद तक अपने सेल्फ डिफेंस में जहाँ तक मृत्यु कारित कर सकते हैं अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो धारा 101 में है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। जब कोई अपराध धारा 100 में वर्णित अपराधों से भिन्न हो। धारा 100 में कौन से अपराध है वो 7 हमने आपको बता दिए, उसको फिर से देखिए। जब कोई अपराध धारा 100 में वर्णित अपराधों से भिन्न है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने से भिन्न अपहानि कारित करने तक हो सकता है, जो धारा 99 के अधीन वर्णित निर्बंधनों यानी सीमाओं के अधीन होगा। तो ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि ये कार्य लोक सेवक का है तो वहाँ पे हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे धारा 100 में जो 7 पॉइंट बताए गए हैं, यदि इससे डिफर कोई है तो आप उतनी अपहानि कारित कर सकते हैं जितनी उससे बचाव के लिए आवश्यक हो। सेक्शन 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अपने शरीर की सेल्फ डिफेंस में हमें ये अधिकार कब शुरू होता है और कब समाप्त हो जाता है। तो सामान्य सी बात ये है कि जब आपके शरीर या किसी अन्य शरीर पर संकट उत्पन्न होता है तो उसी के साथ ये अधिकार आरंभ हो जाता है और संकट का अवसान होते ही इस अधिकार का भी अवसान हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है जैसे ही हमले की आशंका शुरू होती है और तब तक बना रहता है जब तक हमले की आशंका रहती है। हमले की आशंका समाप्त होते ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है ना तो उद्देश्य दंडात्मक है ना तो प्रतिशोधात्मक है, यहाँ पे केवल क्राइम को टालना उद्देश्य होता है। इसलिए हमले की आशंका समाप्त होते ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है धारा 103। आईपीसी की धारा 103 में ये कहा गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें उस हद तक है जहां तक हम किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस आपको दिया गया है कि अपनी संपत्ति या किसी अन्य संपत्ति की प्रतिरक्षा में आप उस हद तक जा सकते हैं जहां तक किसी की मृत्यु कारित की जा सके। ध्यान से देखिए सेक्शन 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। धारा 103 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 की सीमाओं के अधीन रहते हुए निम्न परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। आप दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन 100 और दूसरा 103। 100 में कहा गया है कि शरीर कि अपने या किसी अन्य की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा उस हद तक जहां तक किसी की मृत्यु कारित की जा सके, और 103 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा उस हद तक, लेकिन धारा 99 के निर्बंधनों यानी सीमाओं के अधीन रहते हुए। धारा 99 क्या है? लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ये कौन कौन से पॉइंट है ये देखेंगे आप। पहला है लूट, दूसरा है रात्रि गृह भेदन। रात्रि गृह भेदन का मतलब होता है एक व्यक्ति मुख्य द्वार से ना आकर कोई दीवार तोड़कर, सेंध काटकर या छत से कूदकर अगर इस तरह से आता है तो सेल्फ डिफेंस में व्यक्ति उसे मार सकता है। तीसरा है अग्नि द्वारा रिष्टि। रिष्टि मतलब हानि, जो किसी ऐसे निर्माण जिसमें मकान हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, घर हो सकता है, या तंबू जो टेंट लगा हुआ है, या जलयान की गई हो जो मानव आवास के रूप में या तो प्रयोग किया जाता हो या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग किया जाता हो। तो ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को यदि अग्नि द्वारा रिष्ट पहुंचाने का कोई प्रयास करता है तो सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या तक की जा सकती है। अच्छा, चौथा पॉइंट है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थिति में किया गया हो जिनसे ये युक्त आशंका कारित हो गई हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाहित हो सकता है। यानी चोरी इस तरह की
कि जिससे अगर इसमें सेल्फ डिफेंस का उपयोग नहीं किया गया तो हो सकता है उसके द्वारा जो है गंभीर रूप से घायल कर दिया जाए या मृत्यु हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति के विरुद्ध उस हद तक है जहां हम उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। एक पॉइंट और आपको दिखाते हैं, इसका 5वां पॉइंट देखिएगा, इसके बाद लिखता हूँ। तो 5वें पॉइंट में स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए है और ये क्या है ये आइए देखते हैं। धारा 103 का एक पॉइंट और है जिसमें 4 पॉइंट पीछे आप देख चुके हैं कि उस स्थिति में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा जहां तक किसी की मृत्यु कारित की जा सके। 5वां पॉइंट उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में है, इसमें 3 पॉइंट हैं। ये देखिए 5वां पॉइंट उत्तर प्रदेश में 5वां खंड भी जोड़ा गया। पहला है रेल। यदि रेल संपत्ति को कोई हानि पहुंचाता है और रोके जाने पे या ऐसा कुछ है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसकी हत्या तक की जा सकती है। परिवहन यान, रेल संपत्ति या ऐसी संपत्ति जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम के अधीन हो, तो इसमें सेल्फ डिफेंस में उस हद तक इस संपत्ति की रक्षा की जा सकती है जहां तक किसी की मृत्यु कारित की जा सके। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, सेक्शन 103 में ये 5वां उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, धारा 104 क्या है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब हो सकता है। यानी 103 में जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया, यदि उससे भिन्न कोई अपराध कारित करता है, यानी अगर चोरी का मैटर लिया जाए तो चोरी एक होता है कि चोर कोई सामान चुराता है और किसी की नज़र पड़ती है तो सामान फेंक करके भागता है, लेकिन एक चोर जो है गृह भेद करके और घर के अंदर आ गया है, सोता हुआ व्यक्ति जग जाता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में अंतर है। ये जो गृह भेदन करके यानी सेंध काट करके चोर अंदर आया है और व्यक्ति जग गया है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका भी उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ तो सेल्फ डिफेंस उस हद तक किया जा सकता है कि उसकी मृत्यु कारित की जा सके, लेकिन एक खुली जगह में, खुले मैदान में कोई सामान उठाकर भागता है और मालिक की नज़र पड़ती है, वो सामान को फेंक कर फिर भागना शुरू करता है, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। इसमें देखिए, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। ऐसा अपराध जिसके किए जाने या उसके प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। ऐसी चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार जो धारा 103 में वर्णित प्रकार की नहीं है, यानी इतनी गंभीर नहीं है जैसा धारा 103 में है। तो धारा 103 में वर्णित प्रकार की नहीं है, तो उस अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक न होकर धारा 99 के अधीन रहते हुए अन्य अपहानि कारित करने तक हो सकता है। यानी उसे चोट पहुंचा सकते हैं, रोकने के लिए जितना आवश्यक है उतना चोट पहुंचा सकते हैं, यदि वो धारा 103 में वर्णित प्रकार से डिफरेंट प्रकार की संपत्ति को हानि पहुंचाने से संबंधित अपराध है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। धारा 105 जिसमें कहा गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो इसके कुल 5 पॉइंट हैं जो एक एक करके आप देखिएगा। सेक्शन 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना व बना रहना, यानी प्राइवेट संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है। और बना कब तक रहता है, ये 5 पॉइंट में आप देखेंगे। पहला पॉइंट है चोरी के विरुद्ध। चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक या लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेने तक। यानी शुरू कहाँ से होता है और बना कहाँ तक रहता है। तो शुरू कहाँ से होता है, ये पॉइंट देखिए। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है, ये तो शुरू होने वाली बात हुई। बना कब तक रहता है, तो चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से या तो बाहर हो जाए या लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेने तक बना रहता है। दूसरा पॉइंट है लूट के अपराध के मामले में। तो लूट के अपराध के मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहित या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या इसका भय बनाए रखता है। यानी लूट के मामले में जो है
प्राइवेट प्रतिरक्षा हमें तब तक जारी रहती है जब तक वह किसी की हत्या करता है या उसका भय बनाए रखता है, या सदोष अवरोध कारित करता है या उसका भय बनाए रखता है, तो इस हद तक जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा हमारी जारी रहती है। इसके 3 पॉइंट और हैं, आइए उनको देखते हैं। धारा 105 आप देख रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो कब प्रारंभ होता है? जब संपत्ति के लिए युक्त संकट उत्पन्न होता है, तब से ये अधिकार प्रारंभ हो जाता है। और बना कब तक रहता है? तो इसमें 2 पॉइंट वो देखे और 3 पॉइंट ये हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार करना जारी रखता है। आपराधिक अत्याचार का मतलब है घर के अंदर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या तोड़फोड़ करना, ये सब आपराधिक अत्याचार में आ जाएगा। चौथा पॉइंट है रिष्टि के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी रिष्ट का अपराध जारी रखता है। 5वां पॉइंट है रात्रि गृह भेदन। हमने आपको बताया था गृह भेदन का मतलब है कि मुख्य द्वार से ना आकर घर के अंदर कहीं और से प्रवेश करना। तो रात्रि गृह भेदन के मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक यह अपराध जारी रहता है। रात्रि गृह भेदन का अपराध गृह अत्याचार द्वारा किया जाता है, यानी ये एक के बाद एक स्टेप है। पहला स्टेप है गृह भेदन और दूसरा है गृह अत्याचार। तो रात्रि गृह भेदन का अपराध गृह अत्याचार द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक गृह अत्याचार होता रहता है। अच्छा, एक मामला था इसके अलावा जो है जरहा बनाम सूरतराम। तो जरहा बनाम सूरतराम में न्यायालय ने ये कहा था कि संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है तो ये कब पुनर्जीवित हो जाता है, यानी आपकी संपत्ति का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है आरंभ हुआ और समाप्त हो गया। कब आरंभ हुआ? जब संपत्ति के लिए संकट उत्पन्न हुआ तब आरंभ हुआ, और संकट समाप्त होते ही अधिकार भी समाप्त हो जाता है। तो न्यायालय में एक निर्णय हुआ कि कब ये पुनर्जीवित हो जाता है। तो एक आपको उदाहरण के जरिए मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति का है जिसकी घड़ी जो है चोरी हो जाती है या लूट ली जाती है, चोरी हो जाती है या लूट ली जाती है, और 2-3 दिन के बाद सपोज करिए कि आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं और आपकी कोई घड़ी छीन करके भागता है और आप प्रयास करते हैं लेकिन आप जो है यहाँ पे उसमें सफल नहीं होते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद वही व्यक्ति वही घड़ी को पहने हुए आपको दिख जाता है और यहीं पे आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है पुनर्जीवित हो जाती है। यदि इतना समय नहीं है कि लोक सेवक की मदद ली जा सके, पुलिस की मदद ली जा सके, तो आप सेल्फ डिफेंस में उतने बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना बल उस व्यक्ति को पकड़ लेने के लिए या अपनी घड़ी वापस ले लेने के लिए आवश्यक हो। तो ये न्यायालय का निर्णय था कि कब पुनर्जीवित हो जाता है। तो ये वाद जरूर ध्यान रखिएगा, जरहा बनाम सूरतराम। आइए इसके लास्ट सेक्शन पर, नेक्स्ट पॉइंट, और इस वीडियो क्लास की ये लास्ट सेक्शन 106 है, जिसमें कहा गया है कि घातक हमले के विरुद्ध, सेक्शन 106, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि का जोखिम है। निर्दोष व्यक्ति को अपहानि का जोखिम है। यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर ऐसा हमला होता है जिससे उसके मृत्यु की आशंका है, ऐसा हमला जिससे मृत्यु की आशंका हो, यहाँ पे वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उस रिस्क तक, उस हद तक कर सकता है जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का है जिस पर भीड़ द्वारा जो है जानलेवा हमला कर दिया जाता है। अब यहाँ का के हाथ में हथियार है, लेकिन जब वो हथियार का प्रयोग करता है तो किसी निर्दोष व्यक्ति की भी जान जा सकती है। सेक्शन 106 उसे ये राइट्स देता है कि अपने जीवन को, जो कि मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो गई है, संकट में है, तो अपने जीवन को बचाने के लिए वह भीड़ पर बचाव कर सकता है, गोली चला सकता है,
जिससे यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है या कोई अपहानि होता है तो यहाँ पे का ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये मानती है विधि कि हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में अमूल्य है, वो अपने जीवन की सुरक्षा कर सकता है। तो मात्र एक पॉइंट है, जब मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाए, ऐसे मामले में निर्दोष को अपहानि पहुंचाने तक उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओनली मृत्यु की आशंका कारित होने संभाव्य है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष को बिना हानि पहुंचाए वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप में नहीं कर सकता है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निर्दोष की अपहानि का जोखिम उठाने तक वह कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 106 ये कहता है कि अगर हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें उस हद तक है जहां तक किसी निर्दोष को अपहानि का जोखिम उठाया जा सकता है। तो इस तरह से आज के वीडियो क्लास में आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और अक्सर यहाँ से क्वेरी होती है। साथ में हमने बहुत सारे जो है न्यायिक निर्णयों पे बात किया, तो ये न्यायिक निर्णय और ये सेक्शन, ये डेफिनेशन, ये क्रम याद रखिएगा। 96 से 106 ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 9वें वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।